वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के बारे में। भारत आने वाले जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं वो हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उन्होंने जो भारतीय इतिहास को अपनी पुस्तकों में लिखा वो हमारे इतिहास को सुदृढ़ करने में एक योगदान की तरह है। साथ में उस समय जब ये भारत आए उस समय कौन सा शासक था, भारत की राजनीतिक आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या थी, और साथ में उनके द्वारा भारत के बारे में क्या वर्णन किया गया और उनके द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गई उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो देखते हैं इस टॉपिक को। और यहाँ से एग्जामों में अक्सर प्रश्न देखे जाते हैं कि कौन से जो विदेशी यात्री ने क्या लिखा और भारत को किस प्रकार प्रदर्शित किया, तो वो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे एक पहले बात करते हैं मेगास्थनीज के बारे में कि मेगास्थनीज जो है वो मौर्य साम्राज्य में आया और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई इंडिका, और इंडिका से ही हमें बहुत सारी मौर्यकालीन जानकारियाँ मिलती हैं। जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस का राजदूत था। एक ग्रीक शासक है जिसका नाम है सेल्यूकस, उसका राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। और 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व लगभग 4 साल ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहता है। तो ये तथ्य हमें मेगास्थनीज के बारे में ध्यान रखने हैं कि इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई, सेल्यूकस का राजदूत था ये, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आगे बात करते हैं डायमेकस की। तो डायमेकस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा है बिंदुसार, जो अगला शासक बना, उसके दरबार में आया। और जो डायमेकस है ये सीरिया की शासक एंटीओकस प्रथम का राजदूत था। और उसके बारे में हमें वृत्तांत मिलता है कि जो भारत का शासक है या मौर्य साम्राज्य का जो शासक है बिंदुसार, उसने एंटीओकस प्रथम से 3 मांगे करी। एक तो अंजीर की मांग करी, मीठी शराब की मांग करी और दार्शनिक की मांग करी कि आपके जो सीरिया में अंजीर मिलती है, मीठी शराब जो मिलती है, और दार्शनिक जो वहाँ के काफ़ी विद्वान व्यक्ति है, उनको आप भारत में भेजो। पर एंटीओकस प्रथम ने, जो सीरिया का नरेश था, उसने अंजीर और मीठी शराब की मांग तो पूरी कर दी पर दार्शनिकों की मांग को ठुकरा दिया। उसने कहा कि हमारे जो धर्म ग्रंथ है वहाँ पे दार्शनिकों का लेन देन करना उचित नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं जो डायमेकस के बारे में ध्यान रखनी है, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला महत्वपूर्ण व्यक्ति है डायोनीसियस। डायोनीसियस जो है मिस्र के राजा टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत है। तो मिस्र का राजा है टोलमी फिलाडेल्फस, उसका राजदूत है, और ये भी मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में आया था। इसने उस समय की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं फाहियान की। फाहियान जो है ये नाम से ही स्पष्ट होता है कि एक चीनी टाइप का नाम है, चाइना का नाम है। तो फाहियान चीनी बौद्ध यात्री है जो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उसके दरबार में ये आया था। इसका उद्देश्य क्या था? बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करता था, क्योंकि ये धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो इसने भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति पर विशेष प्रकाश डाला और उस समय की भारत की सामाजिक व्यवस्था का इसने बहुत अधिक विश्लेषण किया। तो फाहियान हमें ध्यान रखना है, चीनी बौद्ध यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय आया। नेक्स्ट है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है ये भी चीनी बौद्ध यात्री है और ये आया था हर्षवर्धन के समय, जिसको हम शिलादित्य भी कहते हैं। तो हर्षवर्धन के कोर्ट में ये आया और उस समय जब ये भारत में रहा तो 14 वर्षों तक ये रहा, 629 से 643 यानी 643 ईस्वी तक। इसने हर्षवर्धन के दरबार कन्नौज में ये रहा और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है शी की पुस्तक के लेखक है ह्वेनसांग। और इस पुस्तक में इसने उस समय जो राजा हर्षवर्धन था उसके राज्य के बारे में लिखा कि वो जो अपनी पूरी जो आर्थिक संपत्ति थी उसका 3/4 भाग धार्मिक कार्यों पर लगाता था। सती प्रथा का प्रचलन था, दंड विधान कठोर था, लोग ईमानदार थे, मांस प्याज मद्यपान आदि का प्रचलन उस समय नहीं था। ह्वेनसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो ये लाइन बहुत बार पूछी गई है कि तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग को कहा जाता है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। अगली बात करते हैं अलबरूनी के बारे में। मुस्लिम स्कॉलर है ये और इंडिया के पढ़ने या इंडिया के एस्पेक्ट को जानने ये आया था। और ये जब आया तो महमूद गजनवी के समय ये आया
और महमूद गजनवी अपने प्रमुख दरबारी के साथ ये भारत आया, जो एक फारसी विद्वान है। इसके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है तहकीक ए हिंद। तो तहकीक ए हिंद जो ग्रंथ है वो अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया। इसने इसमें भारतीय समाज में व्याप्त 16 जातियों के बारे में बताया और साथ में ब्राह्मणों के विशेषाधिकार, वैश्य जाति की दशा में गिरावट, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह जैसी प्रथाओं के बारे में इसने अपनी पुस्तक में लिखा। इसे इंडोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। तो अल-बरूनी को इंडोलॉजी का जन्म कहा जाता है। लॉजी जो शब्द है वो एक रूट वर्ड है, जैसे बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी। तो जिसके पीछे लॉजी शब्द आता है वो एक किसी भी अध्ययन को ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे बायोलॉजी जो है वो जीव विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की एक शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे बायोलॉजी कहते हैं। तो इंडोलॉजी का क्या मतलब हुआ कि भारत को पढ़ने की एक शाखा जिसमें भारत की संस्कृति, भारत की सामाजिक चीज़ों को पढ़ा जाता है, उसे इंडोलॉजी कहा जाता है। तो इंडोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? अल-बरूनी को, जो फारसी विद्वान है और महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया। अगली बात करते हैं मार्को पोलो की। मार्को पोलो एक इटालियन ट्रेवलर है, यानी इटली का एक यात्री है। ये भारत के भ्रमण पर आया, यानी कि ये विश्व के भ्रमण पर लिखना, और 1292 ईस्वी में ये पांडे राजा, जो दक्षिण भारत में राजवंश रहा, चेरा, चोला, पांडे, तो पांडे राज्य के रेल बंदरगाह पर ये आया। उस समय पांडे शासिका थी रुद्रिमा देवी। तो रुद्रिमा देवी के शासनकाल में ये आया और इसके द्वारा एक वृत्तांत लिखा गया, एक पुस्तक लिखी गई, द ट्रेवलर्स। तो द ट्रेवल से ये हमें जानकारी मिलती है कि ये रुद्रिमा देवी के शासनकाल में आया था। और इसने अपनी पुस्तक में दक्षिण भारत का जो राजवंश है उसकी आश्चर्यजनक आर्थिक समृद्धि, विदेश व्यापार संबंध और वाणिज्य का वर्णन किया। क्योंकि जो दक्षिण भारत है वो जो है बंदरगाहों से सटा हुआ जगह है और वहाँ से काफ़ी अधिक मात्रा में व्यापार होता था। तो लगभग 2 साल ये भारत के भ्रमण पे रहा, 1292 से 1293 तो प्रश्न आता है कि मार्को पोलो कौन है? एक इटालियन ट्रेवलर्स है जो रुद्रिमा देवी के शासनकाल में भारत आया था। अगली बात करते हैं निकोलो कोंटी की। निकोलो कोंटी विजयनगर साम्राज्य के समय भारत आया था और ये जो है ये भी इटली का निवासी है। तो इटली का निवासी है निकोलो कोंटी। कब आया? विजयनगर के राजा देवराय प्रथम के समय ये भारत आया था और उन्होंने अपनी यात्रा के लिए लैटिन भाषा में लिखा। उसने विजयनगर साम्राज्य के विशेष महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी। तो निकोलो कोंटी के बारे में ध्यान रखना है कि विजयनगर साम्राज्य में ये आया था देवराय प्रथम के समय। अगली बात करते हैं अब्दुल रज़ाक की। तो अब्दुल जो रज़ाक है ये फारस का विद्वान है और ये राजा देवराय द्वितीय के दरबार में आया और इसने भी भारत के विजयनगर राज्य था उसका व्यापार, बंदरगाह, कृषि, निवासियों के रहन सहन, रीति रिवाजों आदि का वर्णन किया है। तो ये भी विजयनगर एम्पायर के द्वारा साम्राज्य के दौरान ही आया था अब्दुल रज़ाक। आगे अगले व्यक्ति का नाम आता है बारबोसा। तो बारबोसा जो है ये पुर्तगाली यात्री था। तो इसका पूरा नाम है डुआर्ट बारबोसा और ये भी विजयनगर की यात्रा पर आए थे और इसका जो जिस काल में आया उस समय कृष्णदेव राय, उनका जो है वृत्तांत मिलता है कि कृष्णदेव राय के समय ये आए और पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर्क का ये द्विभाषिया था, यानी अनुवादक था। अलबुकर्क जो है पुर्तगाली गवर्नर था और कृष्णदेव राय की सराहना करते हुए उन्होंने लिखा कि राजा इतनी स्वतंत्रता देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से आ जा सकता है। और उसने अपनी यात्रा का वृत्तांत द बुक ऑफ डुआर्टे बारबोसा में ये वर्णन मिला और यहाँ पर इन्होंने सती प्रथा जो भारत में प्रचलित थी उसका भी वर्णन किया गया। तो हमने 3 व्यक्ति देखे और तीनों व्यक्ति जो है किसके समय आ रहे हैं? विजयनगर साम्राज्य में आ रहे हैं और हालांकि राजा अलग है। बारबोसा कृष्णदेव राय के समय आया है, निकोलो कोंटी देवराय के समय आया था। अगली बात करते हैं, अगला जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है डोमिंगोस पेज। पेरेज भी लिखा रहता है और पेज भी लिखा रहता है। तो डोमिंगोस पेज जो है ये भी पुर्तगाली ट्रेवल था, पोर्तुगीज ट्रेवलर टू इंडिया। ये पुर्तगाली था और 1510 में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के समय ये भारत आता है और उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण, विजयनगर का तथ्यपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को अपनी पुस्तक डोमिंगोस की कथा में लिखा। तो डोमिंगोस की कथा जो है किसकी पुस्तक है? वो डोमिंगोस पेज की पुस्तक है जिसमें बलि प्रथा, पशु यज्ञों, सती प्रथा, जातिगत बंधन, वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा आदि का वर्णन इसमें किया गया है। अगले व्यक्ति का नाम आता है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जो है वो इंग्लैंड में राजा जो जेम्स प्रथम है उसका राजदूत था।
जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, क्योंकि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई थी, उसके बाद जो इंग्लैंड के राजा थे उनके द्वारा एक राजदूत भेजा गया विलियम हॉकिंस, जो जहांगीर के दरबार में आता है। हालांकि ये जो आया था ये पहले आ चुका था, पर जो पुराना मुगल दरबार का शासक था उसकी मृत्यु हो गई, पर ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा। और जहांगीर के दरबार में जब ये पहुंचा, क्योंकि उस समय ट्रेवल इतना फास्ट नहीं था, जब व्यक्ति आता था तो जब आया तो और उसके बाद आने में उसको 2-3 साल लग जाते थे, क्योंकि समुद्र यात्रा करके वो आया है। तो जहांगीर के दरबार में ये आया और इसने कारखाने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके लिए कारखाने खोलने की अनुमति मांगी, पर यह सफल नहीं हो सका। तो विलियम हॉकिंस, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि जो जहांगीर है मुगल शासक, उसके दरबार में आया था, जो कि इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत माना जाता है। आगे बात करते हैं विलियम फिंच की। तो विलियम फिंच भी जो है विलियम हॉकिंस के साथ ही आया 1608 में। पर जब विलियम हॉकिंस जो मुगल शासक है उससे जब कारखाना खोलने की अनुमति नहीं प्राप्त कर सका, तो उसके बाद विलियम फिंच भी आया और इसके द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें की गई। और साथ में इसने जो सलीम और अनारकली की जो कहानी है इसका उल्लेख इसके द्वारा किया गया है। तो ये अकेला विदेशी यात्री है जिसने सलीम और अनारकली की कहानी का उल्लेख किया गया। इसने बहुत सारी जगहों का वर्णन किया गया है, जैसे बोकारो, बुरहानपुर, उज्जैन, फतेहपुर सीकरी जैसे विख्यात नगरों, दुर्गों और जेलों आदि धार्मिक विज्ञापन दाताओं आदि का वर्णन इसके द्वारा किया गया था। तो विलियम फिंच भी किसके साथ आया था? विलियम हॉकिंस के साथ ही आया था। अगली बात करते हैं थॉमस रो। थॉमस रो भी एक ब्रिटिश दूत है जो भारत में आया 1615 में, और ये भी जहांगीर के दरबार में आया और जहांगीर के साथ इसने मांडू और मनपा की यात्रा भी की। इसने जो है मुगल साम्राज्य और उसकी यात्रा का जो विवरण है वो अ वॉइस टू इंडिया, अ वॉइस टू, इसको वॉइस VOIC वॉइस यानी आवाज़, अ वॉइस टू इंडिया में किया। उन्होंने मुगल दरबार में होने वाले भ्रम और घूस के बारे में विशेष लिखा और यह भारत में 4 साल तक रहा थॉमस रो। तो ये बात है थॉमस रो के बारे में, जो भी किसके समय आ रहा है? जहांगीर के समय। तो 3 व्यक्ति देखें, विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच और थॉमस रो, तीनों किसके समय आ रहे हैं? जहांगीर के समय। विलियम हॉकिंस जब आया तो वो जहांगीर से कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त नहीं कर सका। थॉमस रो है, ये जहांगीर के साथ इसने यात्राएं की और इसने अपनी यात्रा और उसके बारे में, मुगल दरबार के बारे में अपनी एक पुस्तक अ वॉइस टू ईस्ट इंडिया के बारे में लिखा गया। अगली बात करते हैं बर्नियर की। जो बर्नियर है वो शाहजहां के काल में आया था, और हालांकि बर्नियर शाहजहां के काल में आया जब शाहजहां का अंतिम टाइम चल रहा था, उस समय ये आया। और उस समय जो प्रिंस थे दारा सिको, उसका इन्होंने उपजार भी किया और बाद में इन्होंने औरंगजेब को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि औरंगजेब के द्वारा दारा सिको को पराजित करके गद्दी जो है वो छीन ली गई थी। तो ये फ्रांसीसी यात्री था, ये ब्राह्मण और चिकित्सक दोनों था। साथ में बात करें तो एक चिकित्सक क्यों था? क्योंकि इसने दारा सिको जब बीमार था तो उसकी मदद इसके द्वारा की गई थी। इसने भी वही भारतीय रस्म रिवाजों, व्यापार, वाणिज्य आदि के बारे में वर्णन किया गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बर्नियर शाहजहां के समय आया था और ये दारा सिको की एज अ डॉक्टर इसने सेवा की, बाद में इसने औरंगजेब की कोर्ट को ज्वाइन कर लिया था। आगे बात करते हैं इब्न बतूता की। इब्न बतूता के बारे में जो कहानी भी प्रचलित है कि इब्न बतूता बगल में जूता, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि इब्न बतूता के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इब्न बतूता साथ में जूते लेके चलता था, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के भ्रमण पे निकला था और जब भी पुराने जूते फट जाते थे तो नए जूते ये पहन के आगे बढ़ जाता था। तो पूरे वर्ल्ड का इसने भ्रमण किया और जब ये भारत में आया तो उस समय जो यहाँ का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक था। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको शक के बिहार पर जेल में डाल दिया था और मृत्युदंड का भी आदेश दिया था, पर इसके द्वारा क्षमा मांगने के कारण इसको छोड़ दिया गया और बाद में मंगोलों के साथ संधि करने के लिए इसको भेजा गया अपने दूत के रूप में। तो इब्न बतूता 1313 से 1347 के बीच में भारत में रहा और ये मोरक्को का था और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ये आया था।